हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की जो क्लासेस चल रही थी उनमें थोड़ा सा ब्रेकअप हुआ था। आज से ये क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलेंगी और 10 से 15 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो गया था, मौर्योत्तर काल में अशोक हो गया था। तो ये गुप्त वंश में जो है ये समुद्रगुप्त आपके चैप्टर में है। आपका जो सिलेबस है उसमें समुद्रगुप्त को पढ़ना है आपको और चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है। तो समुद्रगुप्त जो है तो गुप्त वंश से संबंधित थे। मौर्योत्तर काल के बाद में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासन हुआ जिसका, वो था गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश जब आया तो उसी ने जो है हमारे उत्तर भारत को क्या किया, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। किसने किया था? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के कारण ही जो ग्रेटर इंडिया, जो बृहत्तर भारत है, बृहत्तर भारत में आप म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, जो ये आसपास का जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? बृहत्तर भारत या ग्रेटर इंडिया कहते हैं। तो इसी काल में क्या हुआ, जो ग्रेटर इंडिया, गुप्त वंश के काल में ही ग्रेटर इंडिया की अवधारणा पूर्ण हुई। तो जब ये गुप्त वंश का काल चल रहा था तो इसमें पुराण, महाकाव्य, षट दर्शन, इनको भी अंतिम रूप दिया गया। इनके बारे में भी हम लोगों ने जाना। तो जो गुप्त वंश का काल था इसको के.एम. मुंशी ने जो है, के.एम. मुंशी जो इतिहासकार थे, इन्होंने क्या कहा? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा। क्या कहा? के.एम. ये प्रश्न आता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग किसने कहा? तो सर्वप्रथम सबसे पहले गुप्त काल को के.एम. मुंशी ने स्वर्ण युग कहा। ठीक है। अब चूंकि आपके पीटी के सिलेबस में और सब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने क्या कहा, आप ये जो गुप्त वंश का संस्थापक था वो तो बस आप इतना जान लो। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। इसके बाद में घटोत्कच राजा बना। संभवतः ये दोनों ही स्वतंत्र शासक नहीं थे, कहीं ना कहीं किसी के अधीन शासक थे। ठीक है। तो आपको श्रीगुप्त को पढ़ना नहीं है, चंद्रगुप्त प्रथम को आपका सिलेबस नहीं है। आपके पास सिलेबस है समुद्रगुप्त का। अब आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे। तो समुद्रगुप्त से आपसे प्रश्न बनता है। अभी हाल ही में आरओ की एक परीक्षा हुई है तो उसमें समुद्रगुप्त में पूछा गया है, उसमें मैचिंग में मिलाकर के पूछा गया था समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन समुद्रगुप्त, इस तरह से 3-4 प्रश्न दिया था। तो उसमें आया था धर्म प्राचीर बंद। धर्म प्राचीर बंद के नाम से हम किसको जानते हैं, या सॉरी ये उपाधि किसकी थी? तो ये उपाधि किसकी थी? ये समुद्रगुप्त थी। तो समुद्रगुप्त का जो शासन चला वो 335 ईस्वी से और 375 ईस्वी तक का समुद्रगुप्त का शासन चला। तो समुद्रगुप्त की उपाधियां कौन कौन सी थी? ये लिच्छिनयः दौहित्र, ठीक है, लिच्छिनयः दौहित्र और कविराज। चूंकि जो समुद्रगुप्त थे इनका जो है चित्रण कहाँ मिलता है? सिक्कों पर वीणा बजाते। ये जो है ये संगीत प्रेमी थे, तो इनको इसीलिए कौन सी उपाधि मिली थी? इनको कविराज की भी उपाधि मिली थी। कौन सी मिली थी? कविराज की भी। और धर्म प्राचीर बंद इनकी उपाधि थी। सर्व राज्योच्छेता, सर्व राज्योच्छेता ये भी इनकी उपाधि थी। तो इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी? लिच्छिनः दौहित्र, याद रखिएगा एज इट इज पूछी जाती हैं। कविराज, धर्म प्राचीर बंद, सर्व राज्योच्छेता। ठीक है। इनका जो समुद्रगुप्त थे, जैसे आपका दूसरा घर का नाम होता है, इसी तरह से इनका घर का नाम क्या था? चंद्र प्रकाश। समुद्रगुप्त के घर का नाम क्या था? चंद्र प्रकाश। जो इनकी विजय अभियान है, जो इन्होंने लड़ाइयां लड़ी अपने जीवन काल में, तो इनकी जो लड़ाइयों का अभियान है उनके बारे में जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? उनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है। मैंने आपको अभी जब इतिहास पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो प्रयाग प्रशस्ति क्या है? ये अभिलेख है। ठीक है। तो विसेंट ऑथर, ये जो इतिहासकार थे बहुत बड़े, इन्होंने भारत का नेपोलियन किसे कहा था?
समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। किसने कहा था? विसेंट ऑथर ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। जो सिक्के थे, जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो शासन करता है वो उनके शासनकाल में क्या था? सिक्के थे। जो सिक्के चलते थे उनके शासनकाल में, उनमें वीणा बजाते हुए चित्रित थे। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखते थे। ठीक है, कि वीणा बजाई जा रही है, तो उनके जो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित हुआ करते थे। आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र किसके शासनकाल में चलते थे, तो आपको बताना होगा समुद्रगुप्त के शासनकाल में चलते थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विसेंट ऑथर ने। या फिर विसेंट ऑथर ने समुद्रगुप्त को तो कौन सी उपाधि से दी थी? भारत का नेपोलियन कहा था। इनके विजयी अभियानों का जो है हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। समुद्रगुप्त के घर का नाम यानी कि दूसरा नाम क्या था? चंद्र प्रकाश था। इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी? मेन है लिच्छनः दौहित्र, कविराज, धर्म प्राचीर बंद और सर्व राज्योच्छेता। ठीक है, तो ये थे। इसके बाद में इन्होंने क्या करा? इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराए। ये जो है इन्होंने समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराए। जो यज्ञ करवाए उन्होंने, तो इनको क्या कहा गया? अश्वमेध पराक्रांक। अश्वमेध पराक्रमांक की उपाधि भी इन्होंने धारण करी। तो इनकी एक और उपाधि हो गई, वो कौन सी हो गई? अश्वमेध पराक्रमांक। ठीक है, तो ये आपके इसमें से कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। आप आसानी से इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो साथ ही साथ बना सकते हैं। नेक्स्ट अब आ जाइए, समुद्रगुप्त की युद्ध नीतियां कौन कौन सी थी? 3 तरीके से युद्ध नीति होती है। जो समुद्रगुप्त की नीति थी वो 3 तरीके की युद्ध नीति जो हम लोगों को अब तक पता चली कि समुद्रगुप्त द्वारा 3 तरीके से युद्ध नीति लड़ी जाते थे। युद्ध जो होते थे वो लड़े जाते थे। पहला क्या होता? पहला था इनका आर्यवर्त। आर्यवर्त का मतलब होता है कि जो उत्तर भारत है, हमारा नॉर्थ इंडिया है। ठीक है, इसमें जो नॉर्थ इंडिया था, इन्होंने इसमें क्या कौन सी नीति अपनाई थी? प्रक्षोभोद्धरण, मतलब कि पूर्णतया उखाड़ फेंको। जिससे लड़ाई लड़ने जाते थे उसके पूरे साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर देते थे और उसको अपने में विलय कर लेते थे, अपने साम्राज्य में उसको मिला लेते थे। जो उनका साम्राज्य था उसमें उसको मिला लेते थे। जो वहाँ का लीडर होता था उन सबको खत्म करने के बाद में पूरी तरह से जो वो एरिया होता था उसको अपने एरिया में मिला लेते थे या विलय कर लेते थे। तो पहली इनकी नीति कौन थी? आर्यावर्त, यानी कि उत्तर भारत की नीति। उत्तर भारत में प्रश्न ये भी आ सकता है कि उत्तर भारत में कौन सी नीति के द्वारा, कौन सी युद्ध नीति के द्वारा समुद्रगुप्त अपनी विजय प्राप्त करते थे? तो ये थी प्रक्षोभोद्धरण नीति, यानी कि पूर्णतया उखाड़ फेंकना या विलय नीति। दूसरी जो दक्षिण का एरिया था, दक्षिण एरिया मतलब जो साउथ का एरिया है, जो अभी भी जैसे आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, जो ये नॉर्थ साउथ इंडिया है, वहाँ पे ये कौन सी नीति अपनाते थे? उत्तर भारत में तो ये प्रक्षोभोद्धरण नीति अपनाते थे। और जो दक्षिण भारत में ये अपनाते थे ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह अर्थात विलय ना करना। मतलब उसको अपने साम्राज्य में, जो दक्षिण में इन्होंने विजय पाई है, उसको अपने साम्राज्य में नहीं मिलाते थे। बस क्या करते थे? मात्र उसको कर्जदार बना देते थे, बनाकर छोड़ देते थे। और वही जब पराजित शासक के राज्य का, साम्राज्य का विलय कर लिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? दिग्विजय। यानी कि ये जो ग्रहण मोक्षानुग्रह होता था, इसमें ये क्या करते थे? ऊपर वाले जो आर्यावर्त में विलय कर लेते थे, मतलब उनका उसका जो साम्राज्य होता था वो अपने में मिला लेते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते थे? ये वहाँ पे ये क्या करते थे? उसको करद बनाकर छोड़ देते थे। ठीक है, उसको छोड़ दिया। जब वो शासक, जब वहाँ का शासक था, दक्षिण भारत के जो शासक थे, वो क्या हो जाते थे? पराजित हो जाते थे। जब पराजित हो जाते थे तो जो उनका साम्राज्य था उसको विलय कर लिया जाता था। ठीक है, फिर जब वो साम्राज्य उनका विलय कर लिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? दिग्विजय।
ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? दिग्विजय। नेक्स्ट इनकी कौन सी युद्ध नीति थी? आटविक। आटविक नीति थी। आटविक मतलब होता है, ये क्या होता है? आटविक नीति में क्या करते थे ये? परचारिकीकृत, परचारिकीकृत अर्थात सेवक बना लेते थे। जो युद्ध लड़ा और सामने वाला राजा का है उसको हरा दिया, फिर उसको ये क्या करते थे? सेवक बना लेते थे। तो समुद्रगुप्त की कौन सी युद्ध नीति नहीं है? प्रश्न आपका आ सकता है। तो आर्यावर्त है, दक्षिणापथवर्त नीति है और आटविक नीति है। आर्यावर्त नीति कहाँ चलती है? उत्तर भारत में चलती है। वहां पर किस तरह से ये युद्ध लड़ते थे? प्रशभोध्वरण द्वारा, यानी कि पूर्णतः उखाड़ फेंकना। दक्षिणापथ पे किस तरह से करते थे? ग्रहण मोक्षानुग्रह, विलय नहीं करते थे, उसको कर्जदार बना देते थे। जब वो उस शासक का साम्राज्य विलय हो जाता था तब उसे क्या कहलाता था? दिग्विजय कहलाता था। आटविक नीति क्या थी इनकी? आटविक नीति का मतलब होता था सेवक बना लेते थे ये। तो ये हो गई आपकी युद्ध नीतियां, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त की जो विजय थी, कौन कौन सी समुद्रगुप्त ने विजय पाई, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए कि आर्यवर्त में जो, यानी कि उत्तर भारत में जो इन्होंने पहला युद्ध लड़ा था, इसमें से 3 शासकों को हराया था इन्होंने। किसे हराया था? ये अच्युत को हराया था, नागसेन को हराया था और कोत कुलज को हराया था, ठीक है। और इसके बाद में आर्यवर्त में ही दूसरा युद्ध हुआ था। इस अभियान में समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराया था। कौन से थे? रुद्रदेव, मत्तिल, नगादत्त, चंद्रवर्मा, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी और बालवर्मा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। इसी तरह से ये दक्षिणापथ की जो विजय हुई थी, दक्षिणापथ के जो युद्ध जीते थे इन्होंने, इसमें समुद्रगुप्त ने 12 राज्यों को पराजित किया था। कितने राज्यों को? 12 राज्यों को। इसी में दक्षिणा जो पथ था, विजय थी, उसी में इन्होंने ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाई थी। ये प्रश्न आपके में आ सकता है कि तो दक्षिण भारत की या दक्षिणापथ की जो विजय थी, उसमें से कौन सी युद्ध नीति के द्वारा इन्होंने विजय पाई थी? तो ये ग्रहण मोक्षानुग्रह द्वारा विजय पाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका यह था आटविक राज्यों को। आटविक राज्यों में इन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर के, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये आटविक राज्यों की विजय थी। कौन कौन से थे? आटविक राज्य का मतलब था कि ये उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर एरिया है इस समय एट प्रेजेंट में, वहां से लेकर के मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है, जबलपुर तक फैले थे। समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को क्या करा था? इन्होंने अपना सेवक बना लिया था। आटविक का मतलब होता है सेवक, ठीक है। तो सीमावर्ती राज्य जो थे, इनके सीमावर्ती राज्य, इन पर भी इन्होंने समुद्रगुप्त ने विजय पाई थी। ये कौन कौन से थे? कर्तपुर, यानी कि जो इस समय करतारपुर जालंधर में जो एक एरिया है, कर्तपुर यानी कि करतारपुर एट प्रेजेंट में जालंधर में एरिया है। दूसरा था समतट, यानी कि जो पूर्वी बंगाल तथा आधुनिक में जो बांग्लादेश है। पूर्वी इस समय हम लोग का पश्चिमी बंगाल हम लोग कहते हैं, और जो आधा कट गया पूर्वी बंगाल, बांग्लादेश जो बन गया वो। और डबाक, उसकी पहचान, डबाक मतलब असम का एक नवगांव जिला था वो, ठीक है। और कामरूप जो है, कामरूप असम का नाम है। आपसे हाँ ये प्रश्न पूछा जाता है कि कामरूप पूर्व नाम किसका था? तो ये असम का पूर्व नाम कामरूप था। और नेपाल पर भी समुद्रगुप्त ने विजय पाई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये आपके लिए, लेकिन एक बार आपको देख लेने की ज़रूरत थी, हो सकता है। समुद्रगुप्त के समय जो श्रीलंका में मेघवर्मन था उसका साम्राज्य चलता था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त में जो समुद्रगुप्त का जो शासन काल चल रहा था, उसमें श्रीलंका जो है वहां पे किसका शासन चल रहा था? मेघवर्मन का साम्राज्य चल रहा था। तो मेघवर्मन ने किया कुछ तो ऐसा किया होगा कि इन्होंने बुद्ध मंदिर बनवाने के लिए, भगवान बुद्ध थे, बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास अपना एक राजदूत भेजा था कि हमको यहाँ पर बुद्ध का मंदिर बनवाना है। किसने भेजा था? मेघवर्मन ने। समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। वो अपनी पूरे जीवन काल में, जब तक उसने जीवन जिया, तब तक जितने युद्ध लड़े उसमें कभी उसको पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। जो इतिहासकार थे उन्होंने, विंसेंट स्मिथ ने इसीलिए उसको भारत का नेपोलियन कहा था। किसको? समुद्रगुप्त को, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कितने प्रकार के
सिक्के चलवाए? समुद्रगुप्त ने कौन कौन से या कितने प्रकार के सिक्के चलवाए? या प्रश्न आ जाता है, ये प्रश्न शायद पुरानी टीईटी में आया हुआ है। व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के किसके शासनकाल में चले थे? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल में चले थे। चलिए पहले ऊपर से शुरू करते हैं। परशु प्रकार के सिक्के किसके शासनकाल में चले थे? परशु प्रकार के सिक्के समुद्रगुप्त के शासनकाल में चले थे। तो परशु प्रकार में क्या होता है कि जो इसके ऊपरी भाग था उस पे समुद्रगुप्त के बाएं हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। जो परशु प्रकार, परशु का मतलब होता है परशुराम से समझ लीजिए आप, जो परशुराम मतलब धनुष तीर बाण, तो बाएं हाथ में समुद्रगुप्त धनुष लिए खड़े हैं और उनके पीछे जो है उनकी उपाधि कृतांतक परशु अंकित है। ठीक है। गरुड़ प्रकार के सिक्के चलवाए। आप इसके अंदर इतना ज्यादा नहीं, उसके में क्या होता है इतना नहीं आएगा, आप ये समझ लो। परशु प्रकार के सिक्के चलवाए, गरुड़ प्रकार के सिक्के चलवाए, धनुर्धारी यानी कि धनुष बाण लिए खड़े हैं, इस तरह से उन्होंने धनुर्धारी प्रकार के सिक्के चलवाए। अश्वमेघ यज्ञ समुद्रगुप्त ने बहुत करवाए थे, तो अश्वमेघ यज्ञ प्रकार के सिक्के चलाए। वीणा वादन यानी कि वीणा बजाते हुए, ये संगीत प्रेमी थे कौन? समुद्रगुप्त, इसीलिए उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए जो चित्र थे वो तीर्ण थे। और व्याघ्र हनन यानी कि शिकार करते हुए क्या करते थे? व्याघ्र का हनन। व्याघ्र क्या होता है आप बताइएगा। तो ये इतने कितने प्रकार के सिक्के चलवाए इन्होंने? 6 प्रकार के सिक्के चलाए। ये 6 आपको याद हो जाना चाहिए। परशु प्रकार, गरुड़ प्रकार, धनुर्धारी, अश्वमेघ, वीणा वादन और व्याघ्र हनन। ठीक है। अब आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है जहां से हमको समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिली, वो कहाँ पे है? उसकी स्थिति या उसकी सिचुएशन कहाँ पे है, कंडीशन? मूल रूप से कौशाम्बी, क्योंकि ये सब उत्तर प्रदेश से संबंधित है तो ये प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश से चीजें संबंधित होती हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से कौशाम्बी में स्थित है। बाद में इसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवा दिया था। किसको? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो था। इसके लेखक कौन थे? हरिशेन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लेखक थे हरिशेन। भाषा इसकी कैसी थी? संस्कृत। लिपि कैसी थी इसकी? ब्राह्मी। शैली कैसी थी? चंपू यानी कि गद्य और पद्य का मिश्रण थी। कुल पंक्तियां कितनी लिखी गई थी? 33। सर्वप्रथम पढ़ने वाला कौन था जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख था? इसको पढ़ने वाले थे कैप्टन ए ड्रायर। ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। किस पे है? प्रयाग प्रशस्ति जो है अशोक स्तंभ, आपने देखा होगा, अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें समुद्रगुप्त की जो विजय थी, जो उन्होंने जीता है, उनका उल्लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का भी उल्लेख है और प्रयाग प्रशस्ति में पाटलिपुत्र को पुष्पनगर कहा गया। जो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र था उसको पुष्पनगर कहा जाता था। कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्रों का भी उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। जहांगीर बीरबल का भी उल्लेख हमको कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति से मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति में कोई भी तिथि दी नहीं गई है, ना ही कोई इसमें समुद्रगुप्त द्वारा दिए गए अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, प्रयाग प्रशस्ति में कोई डेट नहीं दी गई है कि कब क्या हुआ, और इसमें जो समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था उसका भी कोई भी वर्णन नहीं है। ठीक है। तो ये थे समुद्रगुप्त के बारे में पूरा। इससे बाहर समुद्रगुप्त का कोई भी एक भी प्रश्न नहीं आएगा। एक प्रश्न तो आपके पीटी में आएगा, लेकिन जितना मैंने दिया है ये 3 पेज का लेक्चर, इसमें से आपका एक भी प्रश्न कुछ भी समुद्रगुप्त के बारे में बाहर नहीं आएगा। या तो इनकी उपाधियां आएंगी, या तो फिर इनकी युद्ध नीतियां आएंगी, या फिर इनके जो ये विजय जो पाई हैं इन्होंने कहाँ कहाँ पाई है। बहुत ज़्यादा अगर डीप में चला गया तो ये पूछ देगा दक्षिणापथ की नीति कौन सी थी और आर्यावर्त की नीति कौन सी थी। तो आर्यावर्त की नीति थी प्रशोभरण नीति और दक्षिणापथ की नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। ठीक है।
चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो आपका यूपी SSSC पीईटी का सिलेबस है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय है, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा।